वो ढांचे की तरफ कमर करके खड़ी थी और तालिब इल्मों को 6 अगस्त 1945 की उस सुबह की एक खौफनाक कहानी सुना रही थी जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर तारीख का पहला एटम बम गिराया था। वो कहानी सुनाती जाती थी और रोती जाती थी। मैं खामोशी से साइड पर खड़ा था और कभी ढांचे की तरफ देखता था और कभी उसे और कभी उसके तालिब इल्मों को। हिरोशिमा का मेमोरियल नवंबर की धूप में चमक रहा था। फ़ज़ा में हल्की हल्की गर्माइश थी। ये गर्माइश सर्दियों के शुरू में अच्छी लग रही थी। मैं यहाँ तीसरी बार आया था। पहली बार 1996 में, दूसरी बार पिछले साल 2022 में और तीसरी बार अब अपने ग्रुप के साथ। आईबेक्स का ग्रुप जापान के विजिट पर है। हम 3 रातें टोक्यो में गुजार कर कल सुबह हिरोशिमा आए थे। आज एटम बम के मेमोरियल पर चंद घंटे गुजार कर ओसाका चले जाएंगे और 3 रातें वहाँ रहकर वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। हमारा ग्रुप मेमोरियल के विजिट के लिए कतार में खड़ा था जबकि मैं स्कूल के बच्चों के एक ग्रुप के करीब खड़े होकर उनकी टीचर की कहानी सुन रहा था। वो जापानी जुबान में बच्चों को एटम बम और अगस्त 1945 की तबाही की दास्तान सुना रही थी। कहानी का एक लफ्ज़ मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था मगर मैं इसके बावजूद उसके जज्बात को समझ रहा था। जज्बात की अपनी एक ज़ुबान होती है। ये ज़ुबान ज़ुबान से बोली जाती है और ना कानों से सुनी जाती है। ये आंखों से बोली और आंखों ही से सुनी जाती है और मैं आंखों से उसे सुन भी रहा था और समझ भी पा रहा था। वो दुखी थी और उसे सुन सुनकर उसके तालिब इल्म भी दुखी हो रहे थे। वो आंखें फाड़ फाड़ कर कभी सामने मौजूद ढांचे को देखते थे, कभी टीचर के दर्द में डूबे हुए चेहरे पर नजरें डालते थे और कभी कितारों में खड़े लोगों को टटोलते थे। मैंने महसूस किया खातून टीचर ने एक बार भी उस इमारती ढांचे की तरफ नहीं देखा जो 78 साल से एटम बम की तबाही का इस्तारा बनकर ज़मीन पर खड़ा है, जो दुनिया में अमेरिका की जारहियत और जापान की मजलूमियत की अलामत है। वो ढांचे की तरफ मुसलसल पीट करके बोलती जा रही थी। वो खामोश हुई। उसने इसके बाद बच्चों को गिटार में खड़ा करना शुरू कर दिया। वो जब फारिग हो गई तो मैंने उससे माजरत की और पूछा, प्रोफेसर मुझे महसूस होता है आप ढांचे की तरफ नहीं देखना चाहती। उसने हैरत से मेरे तरफ देखा और फिर जापान की रिवायती आर्जी के साथ हाथ जोड़कर झुकी, सीधी हुई और बोली, हाँ मैंने पिछले 30 बरसों से इस इमारत की तरफ आंख भरकर नहीं देखा। मैंने भी हाथ जोड़कर आर्जी से पूछा, क्यों? वो मजीद दुखी होकर बोली, यह ढांचा जापान की कमज़ोरी की निशानी है। मुझे ख़तरा है मैं इसे देखूंगी तो मुझे अपने आप से नफरत हो जाएगी, लिहाजा मैं इसकी तरफ आंख नहीं उठाती। मुझे यह इस्तदलाल अजीब महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया हिरोशिमा के ढांचे को जापान की कौमी मज़ाहमत, जापान की क़ुव्वत मदाफ़त की अलामत समझती है। ये अक़वाम आलम को पैगाम देता है कि कौम की अगर रीढ़ की हड्डी सलामत हो तो ये एटम बम के बाद भी खड़ी हो जाती है। जापान 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के एटमी हमलों के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, मगर ठीक 5 साल बाद यानी 1950 में ये न सिर्फ अपने कदमों पर खड़ा था बल्कि ये तेज़ी से तरक्की करने वाले मुल्कों में भी शुमार होता था। आज भी इसकी एक्सपोर्ट्स यूरोप की मजमूई एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं और ये फ़ौज के बगैर दुनिया की चौथी बड़ी मुआशी ताकत है। और इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी नई ईजाद आए उसका कोई ना कोई पुर्जा, कोई ना कोई जाविया या कोई ना कोई आइडिया जापान में जन्म लेता है। मगर वो खातून जापानी मुदाफ़त की निशानी को कमज़ोरी समझ रही थी। चुनांचे मेरी हैरत बजा थी और मैं हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। वो बोली, जापानी ज़ुबान का एक मुहावरा है, आप जो जंग जीत नहीं सकते आपको वो शुरू नहीं करनी चाहिए। हम जापानी कौम उस हकीकत से वाकिफ़ थे। हम अपनी कौमी दानिश को भी सुप्रीम समझते हैं। चुनांचे हमने एक ऐसी जंग क्यों शुरू की थी जिसका इख्तिताम हिरोशिमा और नागासाकी की सूरत में निकलना था। ये हमारी कमज़ोरी और नाकामी थी और ये इमारती ढांचा उसकी अलामत है। मैं इसका नुक्ता समझ गया। मैंने इसे सलाम किया और अपने ग्रुप की तरफ चल पड़ा। ये बात मुझे 2 दिन कबल मेरे जापानी दोस्त सलीम मलक ने भी सुनाई थी। ये वज़ीराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, 35 बरसों से जापान में हैं, जापानी नेशनल हैं, गाड़ियों का अपना ब्रांड बना और चला रहे हैं। मलक साहब 2 दिन कबल हमें टोक्यो में मिलने के लिए आए। उन्होंने भी बातों बातों में जापानी मुहावरा सुनाया और उसके बाद कहा, जापान ने 1945 की शिकस्त के बाद ये सबक सीखा, इंसान को वो जंग कभी शुरू नहीं करनी चाहिए जिसमें उसकी हार पक्की हो। लिहाजा ये लोग 78 बरसों से किसी ऐसे तनाज़ा में नहीं पड़ते जिसके इख्तिताम में उन्हें शिकस्त का अंदेशा हो। ये नुक्ता अब जापानी फितरत का हिस्सा बन चुका है। आम जापानी भी कोई ऐसी मुआशी, जिस्मानी या समाजी गलती नहीं करता जिसमें उसे मार पड़ने का खौफ हो। मसलन ये लोग कभी कोई ऐसा कारोबार शुरू नहीं करेंगे, ये कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे या कोई ऐसी जॉब नहीं करेंगे जिसे इन्हें महारत, रकम, वक्त या सलाहियत की कमी की वजह से बंद करना पड़े या ये उसकी फ़रोख्त पर मजबूर हो जाए। आप किसी जुबानी दुकानदार,
फैक्ट्री मालिक या मुलाजिम को ऑफर करके देख लें, यह कभी ऑफर का वॉल्यूम नहीं देखेगा। यह हमेशा अपनी इस्तेताअत, अपनी पैदावार और अपनी कैपेसिटी पर नज़र डालेगा और हाँ या ना करेगा। यह स्पोर्ट्स में भी उस वक्त तक अपनी टीम को मैदान में नहीं उतारते जब तक इन्हें उसकी कामयाबी का यकीन नहीं हो जाता। ये जॉब के लिए भी उस वक्त तक अप्लाई नहीं करते जब तक इन्हें अपनी महारत या स्किल का यकीन नहीं हो जाता। और ये उस वक्त मकान, गाड़ी, हत्ता कि कुत्ता तक नहीं खरीदते जब तक इनके पास उसके लिए वक्त, सरमाया और अहलियत नहीं हो जाती। ये बात मेरे लिए नई थी, लेकिन मैं इसे बातों में भूल गया। खातून उस्ताद के साथ मुकालमे में मुझे ये याद आ गई और मैं जापानी विजडम का कायल हो गया। मेरा ख्याल है हम जापान की इस फोक विजडम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम मनहसूल कौम, ये बहुत बड़ी ख़राबी है हम में कि हम हमेशा वो जंग शुरू कर देते हैं जिसमें हमारी हार लाजमी होती है, और ये हमारी कौमी फितरत बन चुकी है। आप सरहदी तनाज़ों से लेकर क्रिकेट और सियासत तक अपने माशरे का तज्जिया कर लें, आपको हर जगह, हर फोरम पर यह गलती नज़र आएगी। हमने कश्मीर के नाम पर भारत के साथ 4 जंगें लड़ी, हमें क्या फ़ायदा हुआ? क्या हमने वो जंगें जीत लीं? क्या हमने कश्मीर हासिल कर लिया? हम 70 साल से अपने हमसायों के साथ भी मुंह बनाकर बैठे हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ? क्या भारत, अफ़गानिस्तान या ईरान ख़त्म हो गए? हकीकत तो यह है, ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। हमने अभी ताज़ा अफ़गानों को मुल्क से निकाल दिया, हमें क्या फ़ायदा हुआ? अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान से इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी, हमारी मुर्गी अफ़गानिस्तान जाती थी, अफ़गानों ने यह अब ईरान से ख़रीदना शुरू कर दी है। अफ़गान ट्रांजिट चाबहार पोर्ट पर चला गया, यह अब ईरान के ज़रिए इंपोर्ट करेगा और ये मसनूआत दोबारा पाकिस्तान आएंगी, और हम जो कराची पोर्ट के ज़रिए चंद लाख डॉलर कमाते थे, हम उनसे भी महरूम हो जाएंगे। अफ़गानिस्तान ने लोहा, सीमेंट और असला भी हमसे ख़रीदना बंद कर दिया है। यह अब चीन की मदद से मुल्क के अंदर पैदावार शुरू कर रहा है। ये लोग अब तुरखम की बजाय चीन के साथ वाखान कॉरिडोर खोल रहे हैं, और अनकरीब ये रास्ता पूरे सेंट्रल एशिया और ईरान के लिए हाईवे बन जाएगा और हम सी पैक को लेकर बैठ जाएंगे। अफ़गानिस्तान अब एक बार फिर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारत दोबारा अफ़गानिस्तान को अपना मोर्चा बनाएगा और हम पर दोनों साइड से गोलाबारी करेगा। हमने अफ़गानिस्तान के मामले में 2 खौफनाक गलतियां की हैं। हमने 1980 में चंद सेकंड में एक हुक्म के तहत अफ़गानों के लिए अपने सारे बॉर्डर्स खोल दिए। चुनांचे एक साल में 50 लाख अफ़गानी पाकिस्तान आए और उन्होंने हमारी मत मार दी। और फिर 43 साल बाद 2023 में हमने 1 माह के नोटिस पर उन्हें निकाल दिया, और हमें अब जल्दबाजी में किए गए इस फैसले का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम अगर फैसले से पहले गौर कर लेते तो हम इसे मज़ीद पैदावारी बना सकते थे। मसलन यूरोप, तुर्की और अमेरिका की तरह अफ़गानों के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट स्कीम ला सकते थे। हम इन्हें पेशकश करते कि सरकारी ख़जाने में 5 लाख डॉलर या इसके मसावी रकम जमा कराएं और पाकिस्तानी शहरियत हासिल कर लें। इस स्कीम से 2, 4, 5, 10 हज़ार लोग फ़ायदा उठा सकते थे। इससे ये इशू भी ना बनता, अफ़गानिस्तान भी नाराज़ ना होता और हमें 1 बिलियन डॉलर भी मिल जाते। लेकिन हमें क्योंकि ऐसी जंगें छेड़ने का शौक़ है जिनके आखिर में हमारी हार यकीनी होती है, लिहाजा हमने ये महाज भी खोल लिया। आप अब इस तनाजुर में बाकी फैसले भी देख लीजिए। आप इमरान खान और मियाँ नवाज शरीफ की सियासत का तजिया भी कर लीजिए। क्या मियाँ नवाज शरीफ भी हमेशा वो जंग नहीं छेड़ते रहे जिसका नतीजा आखिर में वो निकलता था जो इस वक्त निकल रहा है? और क्या इमरान खान ने भी वही जंग नहीं छेड़ ली जिसके आखिर में ये हिरोशिमा का खंडर बनकर रह जाएंगे? अगर इसका जवाब हाँ है, तो क्या फिर हमें जापान से नहीं सीखना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि कुदरत भी अकल जापान जैसी कौमों को ही देती है। ये बेवकूफ़ों पर इतनी मेहरबानी भी नहीं करती।